इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज 3 बड़ी खबरें आपके सामने रखने जा रही हूं। कोलकाता कांड में जांच कहां तक पहुंची, अहम सवाल। अमित शाह के 10 सवालों में कांग्रेस पार्टी कैसे उलझ गई और ठेले पर कपड़ा बेचने वाले अली ब्रदर्स 20 साल में कैसे खरबपति बन गए। ये तमाम खबरें आपके सामने होंगी। बात कोलकाता कांड की, जिसका आज सच सामने आने वाला है। 8 से 9 अगस्त की रात को डॉक्टर बेटी के साथ क्या क्या हुआ, इसकी सच्चाई आज सामने आएगी। प्रिंसिपल ने मर्डर को क्यों सुसाइड बताया, आरोपी संजय रॉय ने मर्डर से पहले क्या क्या किया, इस बर्बरता में कौन कौन शामिल है, इन तमाम सवालों पर से पर्दा उठने वाला है, क्योंकि सीबीआई आज आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट करा रही है। पॉलीग्राफी टेस्ट से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आज मैं आपके सामने रखूंगी। साथ ही मध्य प्रदेश के छतरपुर में जिस अली फैमिली के 20 करोड़ की कोठी पर बुलडोजर चला था, उस फैमिली की क्राइम कुंडली भी आपके सामने होगी। आपको बताऊंगी कि कैसे ठेले पर कपड़ा बेचने वाला अचानक से देखते देखते करोड़पति और फिर खरबपति बन गया। उसके हाथ में क्या कोई अलादीन का चिराग लग गया था, क्या कोई जादुई जिन था, सारी जानकारी होगी आपके सामने। साथ ही बात जम्मू कश्मीर से की, जहां पर चुनाव की बात होगी। अमित शाह के सवालों में कैसे राहुल गांधी और उमर की जोड़ी फंस गई है, क्या अमित शाह के 370 वाले सवालों का जवाब कांग्रेस दे पाएगी। 370 और 35A को लेकर कांग्रेस का क्या है स्टैंड, इन तीनों खबरों की पूरी डिटेल राजधर्म में होगी आपके सामने। एक एक इनसाइड स्टोरी होगी आपके सामने। और सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर से ही कर रहे हैं। तो खबरों के पीछे का कोई भ्रम अब बाकी रहेगा नहीं, क्योंकि सच्चाई का पटाक्षेप करने का वक्त आ गया है। बात जम्मू कश्मीर के चुनाव की हो रही है और जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल बज चुका है। धीरे धीरे चुनावी माहौल गर्म होने लगा है। पहले चरण के चुनाव के लिए अब से 3 दिन के बाद नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और 18 सितंबर को पहले चरण के लिए मतदान होगा। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वो भी नए कश्मीर में, एकदम बदले हुए कश्मीर में। उस कश्मीर में जहां अब 370 और 35C वाला बैरियर नहीं है, लेकिन अब वहां पर गठबंधन को लेकर सियासत गर्म है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो गठबंधन हुआ है, उसे लेकर सवाल पूछा जा रहा है। यह सवाल कोई और नहीं बल्कि देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने पूछा है। अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से ये सवाल पूछे हैं। आज अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 10 सवालों की बकायदा एक लिस्ट जारी की है और इन सवालों पर राहुल गांधी और कांग्रेस से जवाब मांगा है। अमित शाह ने कांग्रेस से आर्टिकल 370 पर उसकी राय मांगी है। पूछा कि क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के आर्टिकल 370 को वापस लाने के वादे का सपोर्ट करते हैं। शाह ने पूछा कांग्रेस बताए कि क्या वो जम्मू कश्मीर में अलग झंडे को मानते हैं। अमित शाह ने कांग्रेस से 10 सवाल पूछे हैं और ये सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र से जुड़े हुए हैं। तो चलिए आइए ये 10 सवाल एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखती हूँ। आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आज अमित शाह ने कुल 10 क्वेश्चंस, ये 10 सवाल आखिर कौन कौन से हैं जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से पूछे हैं। अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी से पहला सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अनुच्छेद 370 और 35C को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंक के युग में धकेलने के JK&C के निर्णय का समर्थन करती है। सवाल ये तीसरा, क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है। सवाल नंबर 4, क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और इसके इकोसिस्टम को पोषण करने का समर्थन करती है। सवाल नंबर 5, क्या कांग्रेस पार्टी आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के तौर पर फिर से लाने का इसे समर्थन करती है। सवालों की लिस्ट यहीं पे खत्म नहीं होती है। अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से 5 और सवाल, यानी कि कुल 10 सवाल पूछे। छठा सवाल ये कि इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा
सामने आ गया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करके फिर से उनके साथ अन्याय करने के JNK-NC के वादे के साथ है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत कोहेमरन के नाम से जाने जाए? क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर को, अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथ में सौंपने का समर्थन करती है? लिस्ट लंबी है। आखिरी के 2 सवाल। क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते हैं? अब देखिए, ये कुल 10 सवाल हैं जम्मू कश्मीर को लेकर। ये 10 सवाल आज बड़े ही अटैकिंग मोड में पूछे गए हैं। सत्ता का लालच कांग्रेस और एनसी को एक गठबंधन में राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत करता है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस के गठबंधन के चलते भारत के गृह मंत्री जी ने और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कुछ सवाल कांग्रेस पार्टी से किए हैं। हम आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय स्वाभिमान और जम्मू कश्मीर की जनता के साथ लोकतांत्रिक ढांचे में न्याय हो, ये जो पहल की है, इस शांति को और विकास के इस पथ पर अग्रसर जम्मू कश्मीर की जनता को और देश की जनता को कांग्रेस पार्टी जवाब जरूर देगी। अभी हाल ही में राहुल गांधी चूंकि श्रीनगर में रहे और इस दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ी प्यारी बात बोली। राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग उन्हें केवल अच्छे नहीं लगते हैं, बल्कि वो वहां के लोगों से मोहब्बत करते हैं। और अगर वाकई में राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करते हैं, तो क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के साथ खड़े होते हैं जो जम्मू और कश्मीर को अलग अलग भेदभाव वाली राजनीति में तौलते हैं? खैर, दरअसल कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब श्रीनगर दौरे पर गए थे, उस वक्त राहुल गांधी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की थी। और इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मीटिंग में मौजूद रहे। इस मीटिंग के बाद ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में गठबंधन हो गया है और ये मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के इसी मैनिफेस्टो को लेकर अमित शाह कांग्रेस को घेर रहे हैं और उनसे 10 सवाल पूछ रहे हैं। तो आपके लिए जानना जरूरी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में आखिर ऐसा क्या है जिससे लेकर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस मैनिफेस्टो को भी अमित शाह ने शेयर किया। पॉइंट वाइज सवाल पूछे हैं। आइए अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो मैनिफेस्टो भी फटाफट आपको दिखा देती हूं कि आखिर इस मैनिफेस्टो में ऐसा क्या है जिससे गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं। राष्ट्रवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। पहला पॉइंट देखिए इस मैनिफेस्टो का, वी स्ट्राइव टू रिस्टोर 370-35 एंड स्टेटहुड एज प्रायर टू अगस्त 5, 2019, यानी कि हम धारा 370-35A को बहाल करेंगे और 5 अगस्त 2019 से पहले की तरह पूर्ण राज्य बनाएंगे। और ये कब होगा? जब केंद्र में अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो इस गठबंधन का आगे का स्वरूप ये होगा। अब दूसरा सवाल आप देखिए, दूसरा सवाल क्या है जो मैनिफेस्टो में है, जो अमित शाह के उन सवालों को जन्म देता है। रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर है अगला सवाल। मैं आगे का पॉइंट आपको दिखाऊं, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा उमर अब्दुल्ला के उस बयान को जो धारा 370 और 35A को बहाल करने से जुड़ा हुआ है, जो ये बताता है कि अब्दुल्ला फैमिली की 370 को लेकर राय क्या है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले क्या सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला नहीं आया था जिसमें उन्होंने 370 को अपहोल्ड किया था ना? तो अगर इससे पहले 3 बार सुप्रीम कोर्ट के तरफ से 370 को अपहोल्ड किया जा सकता है
और उसके बाद इस फैसले से वो फैसला, वो 3 फैसले बदल गए। क्या हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कल को ऐसे हालात बनेंगे जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है, आने वाला कोई सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज करे? अगर 3 फैसले के बाद भी बीजेपी ने हार नहीं मानी, तो क्या हम एक फैसले के बाद हार मानेंगे? हमने कभी ये नहीं कहा कि रातों रात हम ये कर पाएंगे, लेकिन हम ये लड़ाई छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं हैं। हमने कहीं पे भी लोगों से ये नहीं कहा कि आप हमें वोट दे दो तो कल हम ये चीज़ें जो है हासिल करेंगे, लेकिन हम लोगों को ये यकीन दे रहे हैं कि इन मामलों पे हम खामोश नहीं रहेंगे, इस लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी को 10-20 साल लगे, चलिए ना, अब हम 10-20 साल की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि हालात इस मुल्क में बदल जाएंगे और हम अपना ये वादा जो है पूरा कर पाएंगे। जरा याद कीजिए, धारा 370 हटने से पहले वो कौन से कश्मीर के बड़े नेता थे जिन्होंने कहा कि धारा 370 घाटी से कभी कोई हटा नहीं सकता, और अगर हटाने की कोशिश हुई तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। क्या खून की नदियां बह गई? अब याद कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा वो नेता कौन थे। खैर, आपने सुना उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। वो अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए काम करेंगे, इसके लिए लड़ेंगे, और कह रहे हैं कि इसके लिए वो ज्यादा वक्त नहीं मांगेंगे और ना ज्यादा वक्त लगेगा। ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस को इस मुद्दे पर जवाब तो देना ही पड़ेगा कि क्या वो भी उनके इस मैनिफेस्टो के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि अलायंस का मतलब तो यही होता है। अमित शाह ने आरक्षण के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में आरक्षण को लेकर भी जो बातें कही है वो आपको बता दूं। रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर कहा है, द रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी रिव्यूड एंड एनी इनजस्टिस एंड इम्बैलेंस विल बी करेक्टेड। आरक्षण नीति की समीक्षा करेंगे और किसी भी तरह के अन्याय और असमानता को सुधारेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आरक्षण की नीति में ऐसा क्या है जिसे बदलने की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है? क्या वाकई में कोई असमानता है? अमित शाह इसे लेकर क्यों सवाल पूछ रहे हैं? तो इसके लिए आपको जम्मू कश्मीर की आरक्षण नीति का डिटेल दे देती हूं। जरा जम्मू कश्मीर की आरक्षण नीति आपको दिखाती हूं। देखिए, सामान्य और ये, जब जरा पहली वाली कैटेगरी को रोक के रखिएगा, ये देखिए, सामान्य EWS SC ST कैटेगरी वो कैटेगरी जो पूरे देश में चलती है। पुरानी पॉलिसी के तहत सामान्य कैटेगरी को 50% रिजर्वेशन था, लेकिन मौजूदा नीति में 40% रिजर्वेशन है। EWS कैटेगरी को पुरानी पॉलिसी में 10% रिजर्वेशन था, इस पॉलिसी में भी 10% रिजर्वेशन है। अगर ST कैटेगरी को आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। पुरानी पॉलिसी में जहाँ 10% रिजर्वेशन था, मौजूदा नीति में इसे 10% और बढ़ा दिया गया है, और 10% में वो हैं जो पहाड़ी भाषी समुदाय हैं जिन्हें ST का दर्जा दे दिया गया है, इनके लिए भी रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाया गया है। ऐसे रिजर्वेशन की बात करें जो कि पुरानी पॉलिसी में 8% था, इस पॉलिसी में भी 8% है। तो क्या वाकई में नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे भी रिव्यू करने की बात कर रही है? क्योंकि यहाँ तो पहाड़ी भाषी समुदाय को भी अब दर्जा दिया गया है, उन्हें भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो क्या उन्हें ये बात पसंद नहीं आ रही है? अगला चरण आप देखिए, आरक्षण नीति और क्या कहती है। ओबीसी कैटेगरी की आप देखें, पुरानी पॉलिसी में पिछड़ा वर्ग को 4% आरक्षण था, तो इस बार मौजूदा नीति में इसे 8% किया गया है और 15 नई जातियां इसमें जोड़ी गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मैनिफेस्टो में क्या ये कहना चाह रही है कि इसे रिव्यू किया जाएगा? क्या पुरानी पॉलिसी के तहत केवल 4% आरक्षण दिया जाएगा? जो नई 15 नई जातियां जोड़ी गई हैं, क्या उनका हक मारा जाएगा? इसके अलावा आप देखें, पहाड़ी बोलने वाले जिन्हें 4% आरक्षण पहले मिलता था, अगर आप मौजूदा नीति में ही उन्हें जोड़ देते तो यहाँ पर अलग से आपको कैटेगरी बनाने की जरूरत ही नहीं है। पिछड़े इलाके के लोगों की बात करें तो 10% पहले भी था, मौजूदा नीति के तहत भी 10% है। अब अगला मुद्दा नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो में है, मैनिफेस्टो में पाकिस्तान के साथ ट्रेड की बात कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की कोशिश करेंगे, LOC पर व्यापार बढ़ाया जाएगा। आप पाकिस्तान जो कि एक फेल्ड स्टेट है उससे बातचीत करना चाहेंगे? जो चीन के हाथों की कठपुतली बना हुआ है, क्या उससे बातचीत करना चाहेंगे? लेकिन यही चाहते हैं, LOC ट्रेड की बात कर रहे हैं। इन परस्यूट ऑफ लास्टिंग पीस वी विल स्ट्राइव टू रिवाइव LOC ट्रेड एंड एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज ऑफ ओपनिंग एडिशनल रूट। हम कोशिश करेंगे कि सीमा पार से व्यापार फिर शुरू हो जाए और व्यापार के नए रास्ते खोले जाए, जबकि वो जानते हैं कि ये वही पाकिस्तान है
जो आतंकवादियों को भी ट्रेड करता है हिंदुस्तान में, जो यहाँ पर अशांति कायम करते हैं। अब आगे देखिए, गैर कानूनी बर्खास्तगी का खात्मा होगा। गैर कानूनी तरीके से किए गए बर्खास्तगी के एक एक केस को देखा जाएगा, उसका सुधार किया जाएगा, ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हर कर्मचारी की जॉब सिक्योरिटी हो। एंड टू अनजस्ट टर्मिनेशंस, अब इसे आप रेक्टिफाई करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? राज्य के झंडे की पुनर्स्थापना की बात हो रही है। इस देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 झंडे, एक बार फिर से इसी परिपाटी पर चलना चाह रहे हैं। अब आप देखिए, restoration of state flag, our fight to restore Article 370 as enriched in the Constitution continues alongside the reinstatement of Article 35A, यानी कि 370 और 35A का अगर रिस्टोरमेंट होता है तो अपने आप ही अलग झंडे की बात होने जाएगी। आखिरी मुद्दा आप देखिए, फुल दरबार मूव की बहाली। हम राज्य की एकता को बढ़ाने के लिए फुल दरबार मूव को बहाल करेंगे। अब आप हो सकता है ये समझेंगे कि ये फुल दरबार मूव क्या होता है, तो फुल दरबार मूव आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका अर्थ ये है कि 6 महीना जम्मू से, 6 महीना कश्मीर से सरकार चलाई जाएगी। इसे फुल दरबार मूव कहा जाता है, यानी कि 6 महीने श्रीनगर से और अगले 6 महीने जम्मू से सरकार चलती थी। पूरा प्रशासनिक अमला पहले श्रीनगर से जम्मू के लिए मूव करता था और फिर जम्मू से श्रीनगर के लिए मूव करता था, और धारा 370 हटने से पहले तक इसे लागू किया गया था। तो ये तो बात हुई जम्मू कश्मीर की, वहां पर किस तरीके से अलग झंडे का एजेंडा एक बार फिर से चलने लगा है। अब पता ये चला है कि 18 सितंबर को होने वाले पहले फेज के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सीटों को लेकर बात पूरी हो चुकी है। पहले दौर की 24 सीटों में से 13 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 10 पर कांग्रेस और साथ ही सीपीएम एक सीट पर चुनाव लड़ सकती है, ये फॉर्मूला निकाला गया है। जिन 24 सीटों में पहले दौर में चुनाव होने वाले हैं उनमें 16 सीटें कश्मीर की हैं, जबकि 8 जम्मू रीजन की है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच ये तय हुआ है कि फेज वाइज वो अलायंस की सीटों का बंटवारा करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत अभी भी चल रही है, कुछ सीटों को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है, लेकिन ये तय है कि दोनों पार्टियां मिलकर ही चुनाव लड़ेंगी। मैं कह सकता हूं कि ज़्यादातर सीटों पे हम कंसेंसस जो है बना पाए हैं। कुछ सीटों पे हम अड़े हुए हैं, कुछ सीटों पे कांग्रेस के जो लोकल लीडर हैं वो अड़े हुए हैं। आज फिर बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके जो बाकी सीटें हैं उनको हम जो हैं अलायंस के दायरे में लाके अपने उम्मीदवार जो हैं वहाँ पे ऐलान कर सकेंगे। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में डील को लेकर पहले अमित शाह ने 10 सवाल पूछे, तो अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस पर अटैक किया। वो भी कांग्रेस से 370 पर ही सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? अमित शाह के तमाम सवालों पर इस वक्त कांग्रेस बुरी तरह से घिरे हुए है, क्योंकि अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को मानने से इनकार करती है तो अलायंस खतरे में आ जाएगा, और अगर कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो का समर्थन कर दिया
तो चुनाव में बीजेपी इसे राष्ट्रवाद का मुद्दे के तौर पर खड़ा कर देगी, जिसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस फिलहाल शाह के इन सवालों का जवाब देने से बच रही है कि 370 पर 35A पर जो एनसी की भूमिका है, क्या वही आपकी भी भूमिका है? वो वक्त आने पे हम बता देंगे। उन्होंने बोला कि अलग झंडे भी आप ये भी सवाल पूछा है। वक्त आने पे सब बातों का जवाब देंगे। जीतना चाहते हैं बकरवाल का क्या 10 सवाल पूछे अमित शाह ने, NC बिल्कुल के साथ गठबंधन पर सवाल खड़ा किया। 10 के 10 सवाल का जवाब देंगे, लेकिन टाइम पे देंगे। वो टाइम कब आएगा? 3 दिन के अंदर जो एंट्रीज है उसकी मियाद खत्म हो जाएगी। 18 सितंबर को पहले चरण का मतदान हो जाएगा। आपको जानकारी दे दें, सही समय तो अभी है। जम्मू कश्मीर जिन 3 चरणों में मतदान करने जा रहा है, पहला चरण 18 सितंबर को होगा जब 24 सीटों पर मतदान होगा। सेकेंड फेज की वोटिंग 25 सितंबर को होगी, 26 सीटों पर मतदान होगा। और 1 अक्टूबर को थर्ड फेज की वोटिंग होगी जब 40 सीटों पर मतदान होगा और वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को की जाएगी। यानी कि नतीजा जम्मू कश्मीर का फैसला 4 अक्टूबर को सबके सामने होगा। ये तो बात हुई राजनीति की, लेकिन बात उस खबर की भी जिस पर इस वक्त पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। बात होगी कोलकाता कांड की। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में आखिर क्या हुआ था? डॉक्टर बेटी के साथ हुई दरिंदगी में कितने लोग शामिल थे? क्या मौका वारदात पर संजय रॉय अकेला था या उसके साथ और भी लोग थे? इस केस में मेडिकल कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल, वारदात से पहले पीड़िता के साथ डिनर करने वाले ट्रेनी डॉक्टर्स का क्या रोल है? संजय रॉय के दोस्त के पास उसके कौन से राज हैं? कोलकाता कांड में इन्हीं उलझे हुए सवालों का जवाब जानने के लिए सीबीआई ने आज अपने लाई डिटेक्टर मशीन स्विच ऑन कर दी है। सीबीआई की झूठ पकड़ने वाली मशीन आज केस से जुड़े हुए 7 किरदारों का सच जानने जा रही है। वो 7 किरदार कौन हैं? वो चेहरे आपके सामने। पहला, खुद संजय रॉय जो इस मामले में मुख्य आरोपी है। दूसरा, अस्पताल का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। तीसरा, वो सिविक वॉलंटियर जो संजय रॉय का राजदार है। उसके अलावा आरका जो कि इंटर्न डॉक्टर हैं, सौमित्र जो कि इंटर्न डॉक्टर हैं, सुभादीप और साथ ही हाउस स्टाफ डॉक्टर गुलाम। इन सब से पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाएगा। इन सब का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। सीबीआई आज इन सभी का टेस्ट कर रही है। सीबीआई कैसे पॉलीग्राफ टेस्ट कर रही है और कौन कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले एक एक करके ये जान लीजिए कि इन 7 किरदारों को इस केस में क्यों कनेक्ट किया गया। पहला तो संजय रॉय है जो इस जुर्म का मुख्य आरोपी है। आप जानते हैं उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि इसके साथ और कौन लोग शामिल है। कल कोर्ट ने संजय रॉय को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। जेल में ही उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। दूसरा नाम संदीप घोष जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल है। आज सीबीआई दफ्तर में इसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। पिछले 9 दिनों से लगातार पूछताछ हो रही है। 100 घंटे से ज्यादा लंबी की पूछताछ हो चुकी है। कई सारे सवालों का सही जवाब नहीं दिया जा रहा है और इसलिए आज इस टेस्ट की जरूरत है। 4 ट्रेनी डॉक्टर जिन्होंने वारदात से ठीक पहले पीड़ित डॉक्टर के साथ डिनर किया था, उनकी भूमिका को लेकर भी सवाल है, वो भी संदेह के घेरे में है। आज सीबीआई दफ्तर में इन 4 ट्रेनी डॉक्टर का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। सिविक वॉलंटियर आरोपी संजय रॉय का राजदार, आज इसका भी सीबीआई दफ्तर में ही पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। एक एक व्यक्ति से, एक एक शख्स से कई सारे सवाल पूछे जाएंगे और उन जवाबों के आधार पर ही ये केस क्लियर होगा। दरअसल सीबीआई ये जानना चाहती है कि क्या इस वारदात में संजय रॉय के अलावा और लोग भी शामिल हैं, क्योंकि संजय रॉय ने पूछताछ में जो बयान दिए हैं उन्हें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि पहले से किसी ने उसे रटाकर इन जवाबों के लिए तैयार किया है। इसके अलावा पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर भी तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। उन पर इल्जाम यह है कि वो अस्पताल में पूरा नेक्सस चलाते थे, ऑर्गन बेचने का गोरख धंधा करते थे। संजय रॉय उनका करीबी था। पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले सीबीआई ने संदीप घोष से 100 से ज्यादा घंटे तक पूछताछ की, लेकिन वो कई सारे सवालों पर परेशान दिख रहा। कई सारे सवालों के जवाब उसने दिए ही नहीं। अब सीबीआई सच उगलवाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट कर रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है और पॉलीग्राफ मशीन को झूठ पकड़ने वाली मशीन आम भाषा में कहते हैं। इसका इस्तेमाल ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि कौन सच बोल रहा है या कौन झूठ बोल रहा है। जब इस टेस्ट में किसी
से सवाल पूछे जाते हैं तो मशीन उस व्यक्ति की धड़कन और उसकी सांस लेने की गति, एक तरीके से आप समझ लीजिए वो जो कहा जाता है ना नब्ज पकड़ ली, ये मशीन वही नब्ज पकड़ने का काम करती है। कई शातिर अपराधी शरीर की गतिविधियों को कंट्रोल कर झूठ तो बोल सकते हैं जिसे आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता, इसलिए अदालतों में सबूत के रूप में इस पॉलीग्राफ मशीन को स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन ये टेस्ट इन्वेस्टिगेशन को एक अहम डायरेक्शन देने का काम जरूर करती है और इसलिए जांच एजेंसियां इसका इस्तेमाल करती हैं। आज जिन 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है उसमें सीबीआई 3 तरीके के सवाल पूछ रही है। वो 3 तरीके के सवाल कैसे होते हैं? पहले होते हैं प्रासंगिक सवाल, जो कि केस से जुड़े हुए सवाल होते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि रेलेवेंट क्वेश्चंस। दूसरे होते हैं, अब देखिए ये प्रासंगिक सवाल क्या होते हैं कि जिस वक्त ये घटना घटी कहाँ थे, आपके साथ और कौन था, इस तरीके के बड़े केस से जुड़े हुए डायरेक्ट सवाल होते हैं। अप्रासंगिक सवाल यानी कि इररेलेवेंट क्वेश्चन, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, नाम, पता, शौक, आखिरी फिल्म, खाने में क्या पसंद है, इस तरीके के इररेलेवेंट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। कंट्रोल्ड सवाल वो होते हैं जो कि पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए सवाल होते हैं, हालांकि ये कुछ हल्के सवाल होते हैं। आज इस तरीके के तमाम सवालों से ये 7 किरदार जूझ रहे हैं। अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट भी इसी पैटर्न पर हो रहा है। हल्के फुल्के सवालों के बीच में केस से जुड़े हुए डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं, जिसका जवाब देने में अब तक संदीप घोष बच रहा था। पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई ने संदीप घोष से पूछा है कि क्या वारदात वाले दिन आप अस्पताल में थे? दूसरा सवाल, पीड़िता का रेप और मर्डर किसने किया? एक और सवाल जो आज इसी पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान पूछा गया, क्या पीड़िता का गैंग रेप हुआ था? क्या वारदात वाले दिन पीड़िता को देखा था? इतना ही नहीं, इसी टेस्ट के दौरान पूछा गया कि पुलिस को क्या आपने वारदात की जानकारी दी थी? क्या पीड़िता के साथ आपका पहले से कोई विवाद था? सवाल यह भी कि क्या पीड़िता के माँ बाप से आपने हत्या को आत्महत्या कहकर बताया? क्या ऐसी जानकारी दी गई? और अगर ये जानकारी दी गई तो क्यों? क्या वारदात की सूचना पुलिस को देर से दी गई? और क्राइम सीन को लेकर भी क्वेश्चन है, क्राइम सीन का रेनोवेशन किसने और किसके कहने पर करवाया? क्राइम सीन को जांच पूरी होने तक आखिर सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया? ये बात तो सुप्रीम कोर्ट भी पूछ चुकी है। आज पॉलीग्राफ टेस्ट में इसकी जानकारी मिल जाएगी। वारदात के बाद आपने फौरन अपना इस्तीफा क्यों दे दिया? आपने वारदात के बाद किस किस से बात की? सवाल ये भी कि सीबीआई ने संदीप घोष से संजय रॉय पर भी सवाल पूछा। आरोपी संजय रॉय से संदीप घोष इससे पहले कितनी बार मिल चुका है, वो संदीप घोष को किस तरीके से जानता है? सीबीआई की टीम बार बार गैंग रेप का सवाल इसलिए पूछ रही है क्योंकि पीड़िता के माता पिता ने ये आरोप लगाया है। वारदात वाली रात संजय रॉय के साथ सेमिनार हॉल पर कुछ लोग मौजूद थे। आप जब सेमिनार रूम में गए, बेटी का हाल देखा आपने, आपको लगता है कि केवल इसमें इस घटना में केवल एक व्यक्ति ही शामिल हो सकता है? ये जो जूनियर डॉक्टर था उन्होंने बार बार बोला ये एक आदमी का संभव नहीं है, बहुत आदमी मिलके ये सब गलत काम किया है। इसको आड़ाल करने के लिए कुछ चल रहा था हॉस्पिटल में। इतने दिन हो गए हैं, कुछ तो आपको पता लगा होगा कि आखिरकार शायद आपकी बेटी कुछ ऐसा जान गई जिसको छुपाने के लिए ऐसा हुआ? ये सब हमको अभी तक पता नहीं मिला। कोलकाता पुलिस का आदमी, होमिसाइड डिपार्टमेंट का आदमी हम लोग के पास आया था, बोला हम लोग जल्दी से जल्दी पकड़ लेंगे। एक आदमी को तो पकड़ ही लिया और जो कोई भाई है, हम लोग बोला और भी है, तो बोला ठीक है जो देखता है और भी जो है हम पकड़ लेंगे। लेकिन उन्होंने तो किसी को लेकर पूछताछ नहीं किया। संजय राय कौन है ये? फिर संजय राय कहाँ से आया? हमको मालूम नहीं है। हाँ, कभी आपकी बेटी ने कुछ कहा कि अस्पताल में कुछ गड़बड़ हो रहा है? नहीं। सीबीआई संजय रॉय से ये भी बात जानना चाहती है कि उसके साथ उस रात क्या और लोग भी शामिल थे, क्योंकि जो इस वक्त परिवार वालों का सबसे बड़ा डर है वो यही है, उनका सबसे बड़ा आरोप भी यही है कि किसी एक जन का ये काम नहीं हो सकता, और लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट थी। जेल में चल रहे संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट में उनसे क्या क्या सवाल पूछा जा रहा है वो भी आपको बता दें। सीबीआई ने संजय रॉय से पूछा कि क्या तुमने पीड़िता का रेप और मर्डर किया? सवाल ये भी, अगला सवाल पॉलीग्राफ टेस्ट में जो पूछा गया, वारदात में तुम्हारे साथ क्या कोई और भी शामिल था? यही शक पीड़िता के परिवार का भी है। क्या पीड़िता के साथ पहले भी छेड़छाड़ की थी?
क्योंकि जिस तरीके का साइको एनालिसिस हुआ है उससे पता चलता है कि वो सेक्सुअली परवर्ट था। क्या तुम डॉक्टर संदीप घोष को जानते हो? और क्या मर्डर की जानकारी संदीप घोष को तुमने दी थी? क्या वारदात से पहले रेड लाइट एरिया में गया था? वारदात के समय सेमिनार हॉल में क्या कोई और भी मौजूद था? क्या तुम्हारा ब्लूटूथ सेमिनार हॉल में टूटा था? हमने इंडिया टीवी पर ही आपको दिखाया था कि संजय रॉय के गले में एक ब्लूटूथ था, उसके हाथ में एक हेलमेट था, जो ब्लूटूथ उसका सेमिनार हॉल में ही टूटा था। वारदात से पहले पीड़िता के साथ मौजूद उन 4 इंटर्न और ट्रेनी डॉक्टर्स से भी पॉलीग्राफ टेस्ट में कुछ ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। इन चारों से संजय रॉय के बारे में भी पूछा जा रहा है। यह भी पूछा जा रहा है कि क्या उन्होंने उस रात संजय रॉय को सेमिनार रूम में जाते हुए देखा था। सीबीआई के पास वारदात वाली रात का सीसीटीवी फुटेज है और इसका ग्रैब इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूं। संजय रॉय और इसके गले में लटकता हुआ ये ब्लूटूथ, दाएं हाथ में हेलमेट, 9 अगस्त की देर रात करीब 3 से 4 बजे के बीच का ये फुटेज है। सेमिनार हॉल की तरफ संजय रॉय जाता हुआ दिख रहा है और इसी के आधार पर सीबीआई ये तमाम सवाल भी पूछ रही है कि आखिर संजय रॉय वहां पर क्या करने के लिए जा रहा था, किससे मिलने जा रहा था, उसे वहां जाने की जरूरत क्या थी। इस तरीके के तमाम सवाल संजय रॉय से पूछे जा रहे हैं। पुलिस सीन ऑफ क्राइम से ब्लूटूथ पहले ही बरामद कर चुकी है। ये सीसीटीवी फुटेज 9 अगस्त की देर रात 3 से 4 बजे का है। अब सीबीआई को संजय रॉय की बात पर यकीन नहीं हो रहा है। यही वजह है कि सीबीआई की टीम अस्पताल में एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष को भी अपने रेडार पर रखे हुए है। आज पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले सीबीआई पिछले 8 दिनों में संदीप घोष से 100 घंटे से ज्यादा वक्त की पूछताछ कर चुकी है। पहले दिन 15 घंटे की पूछताछ हुई, दूसरे दिन 13 घंटे की हुई, तीसरे दिन 10 घंटे की पूछताछ हुई और चौथे दिन 13 घंटे की पूछताछ। 5वें दिन कुल 11 घंटे की पूछताछ हुई। छठे दिन 12 घंटे लगातार सीबीआई ने सवाल जवाब किए। 7वें दिन 13 घंटे की पूछताछ हुई और 8वें दिन यानी कि कल 11 घंटे की पूछताछ पहले ही संदीप घोष से हो चुकी है। सीबीआई ने संदीप घोष से केस से जुड़े हुए हर सवाल किए, लेकिन कई सवालों पर वो परेशान होते दिख रहा था, जवाब ठीक नहीं दे रहा था या घुमा रहा था। और यही वजह है कि आज एक बार फिर से बुलाया गया, पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है। ये तो बात हुई संदीप घोष की। संदीप घोष को लेकर कई सारे सवाल तो बीजेपी नेता अर्जुन सिंह भी उठा रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि आरजीकर अस्पताल में कई ऑर्गन ट्रेडिंग समेत गोरख धंधे होते हैं। बहुत गंभीर आरोप है और इन सभी गोरख धंधे के किंगपिन खुद संदीप घोष है, जो ममता बनर्जी का चहेता है। आरजीकल एक किंगपिन है जहां ये घटना किया जाता है। उसका एक भौगोलिक कारण भी है। आरजीकल के सामने में पूरा एक बस्ती है। वो बस्ती के लोग पूरा अपराधी टाइप के लोग ज्यादा वहां बसते हैं। वो पूरा हॉस्पिटल को कब्जा करके रख, तो ये सारे सिस्टम के पीछे पैसा और ये माफिया तंत्र को कंट्रोल अभी के तारीख में संदीप घोष कर रहा था। इसके साथ और भी लोग हैं, लेकिन अभी का किंगपिन ये है। इसमें रंजीत घोष का नाम आ रहा है, बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है। रंजीत घोष और संदीप घोष ये सब ममता बनर्जी के बहुत चहेते हैं। तो ये एकदम उनके माने किचन कैबिनेट जिसको कहा जाता है, जो अपराधी टाइप के लोग हैं, इस तरह से है। देखिए जितने अच्छे आईपीएस हैं उनको या तो साइडलाइन कर दिया गया, ईमानदार हैं उनको साइडलाइन कर दिया गया, या कंपल्सरी वेटिंग में है, या कोई दूसरे काम में उनको लगाया गया। तो इस तरह का एक नेक्सस यहाँ खड़ा किया गया है और सीबीआई इसको कितना मजबूती से तोड़ पाएगी, लोगों को धीरे धीरे इस पर भी चिंता होने लगी है। कोर्ट हालांकि मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन लोग भय में जी रहे हैं। और इसीलिए बंगाल की जनता जो एक समय में स्लोगन देकर आई थी ममता बनर्जी की बांग्लार में के चाय, वो तिलस्मी जो है टूट चुका है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर का क्रॉस करके ये व्यापार, इसका बिजनेस, इसका ऑर्गन सप्लाई का जो काम आप देखेंगे, बंगाल में सबसे ज्यादा बांग्लादेश के लोग आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो ये ऑर्गन फेलियर का, ऑर्गन का जो
ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें एक बड़ा नेक्सस काम करता है जिसका किंग पिंग है संदीप घोष। वहाँ जो हाउस का काम करते हैं, हॉस्पिटल का काम करते हैं, तो उनको एक मैसेज देना कि तुम या तो मेरे साथ रहो या नहीं तो मारे जाओगे। सोचिए जरा, संदीप घोष पर करप्शन के चार्जेस पहले से हैं, जिसकी जांच अभी सीबीआई के सुपुर्द कर दी गई है। और अब अगर जो आरोप लगा रहे हैं अर्जुन सिंह, अगर वो भी सच साबित होते हैं या उसमें जरा भी सच्चाई है, तो ये संदीप घोष कितना खतरनाक आदमी है, इसका अंदाजा आप लगाइए। हालांकि सीबीआई हर परत को एक एक करके उधेड़ेगी जरूर और सच को बेपर्दा करेगी जरूर। राजधर में अब बात होगी मध्य प्रदेश के छतरपुर की। इससे पहले आपको बता दें, महाराष्ट्र के पुणे से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के पुणे में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। तकनीकी खराबी के चलते हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर आई है। इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। पायलट समेत 4 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे। हादसे में सभी के सुरक्षित होने की जानकारी मिली है, जो कि बहुत बड़ी राहत की बात है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप देखिए कैसे पीछे से हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ आगे जा रहा है। अपना बैलेंस उसने खो दिया और अचानक इस पहाड़ी और जंगल के इलाके में आकर वो क्रैश हो गया। इसमें जो हेलीकॉप्टर पायलट है उसके साथ ही कुल 4 लोग सवार थे। जानकारी के मुताबिक सभी लोग सुरक्षित हैं। बात मध्य प्रदेश के छतरपुर कांड की, जहां पुलिस कोतवाली में पथराव और उपद्रव के बाद बड़ी तेजी से पुलिस का एक्शन जारी है। पथराव करने और उपद्रव में शामिल होने वाले 150 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली है, जिसकी हवेली को राज्य सरकार ने मिट्टी में मिला दिया है। शहजाद अली और उसकी फैमिली को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। छतरपुर के लोग बता रहे हैं कि शहजाद अली और उसके भाइयों का आतंक वैसा ही रहा है जैसा कि माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का अपने इलाके में हुआ करता था। आपको अली ब्रदर्स के आतंक के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले उस फैमिली के बारे में तो आप जान लीजिए, आखिर ये अली ब्रदर है कौन। आजाद अली सबसे बड़ा भाई है इस परिवार का, जो कि नगर पालिका का पार्षद है। दूसरे नंबर पर नाम आता है हाजी शहजाद अली का, जो कांग्रेस का पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुका है। शहजाद से छोटा है फयाज अली, जो रेत और प्रॉपर्टी का कारोबारी है, और सबसे छोटा भाई है इम्तियाज अली, जो पुराने टायर का कारोबारी है। तो कुल 4 भाई हैं। 4 भाइयों का ये आतंक है। अब आतंक क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे जो घटना घटी है वो आपको बताऊंगी। शहजाद और फयाज का इतना डर है कि लोग उनके खिलाफ तो बोलने से भी डरते हैं। अली ब्रदर्स ने लोगों की जमीनों पर अपनी ताकत के दम पर कब्जा कर लिया। बेचारे गरीब, बोले तो बोले किससे, जाए तो जाए कहां। लेकिन सरकार के एक्शन के बाद लोगों की हिम्मत अब आ रही है, लोगों की हिम्मत बढ़ी है। नए नए खुलासे हो रहे हैं। कानपुर के चौबे कॉलोनी इलाके में रहने वाले दीनदयाल असाटी ने अली फैमिली पर उनकी जमीन को हड़पने का आरोप लगाया है। सिंचाई विभाग के कर्मचारी ने 2008 में एक जमीन खरीदी। देखिए छतरपुर के चौबे कॉलोनी की ये पूरी कहानी, जहां शहजाद के भाई फयाज का कब्जा है। 2800 वर्ग फीट के प्लॉट के लिए फर्जी कागजात बनाकर उन्हें धमकाया गया। अवैध कब्जे के लिए न सिर्फ मारपीट हुई, 4 लाख की जमीन को, अब देखिए आज की तारीख में उसकी कीमत कितनी है, 1.5 करोड़। मेरे साथ हैं इस वक्त छतरपुर के दीनदयाल आसाटी जी, जिन्होंने जिंदगी भर सरकारी नौकरी कर कर पैसा बचाया एक आशियाना, सपनों का आशियाना बनाने के लिए। और जब उस सपने के आशियाना बनाने के लिए वो आगे जाते हैं, तो उनके मुताबिक जो छतरपुर के अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी जो हैं रहे हैं, और जो अब इस पूरे छतरपुर के जो पुलिस पथराव कांड के मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड है शहजाद अली, और उनके परिवार ने उनकी उस ज़मीन पर कब्जा कर लिया जहां वहां अपने सपनों का महल बनाना चाहते थे। हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीनदयाल आसाटी जी हैं, उनसे बात करते हैं। पूरा प्रकरण क्या है, आप बताइए, किस तरीके से क्या हुआ। मेरा नाम दीनदयाल आसाटी, मैं रिटायर्ड उपयंत्री सिंचाई विभाग से हूँ। मैंने सन 2008 में 35/80 का नौगांव रोड स्थित ग्राम सोना पर नेशनल हाईवे के किनारे राजकुमार चौरसिया से ज़मीन ली थी। उसके बाद मैंने उसको प्लाट को बाउंड्री वाल बनाई। बाउंड्री वाल और फिलिंग करने के बाद
रशीद अहमद आए। रशीद अहमद ने अपने गुंडों के साथ आए और ज़मीन पर कब्जा कर लिया और ताला लगा दिया। मैं क्योंकि नौकरी पर था तो वहाँ बालक ने वहाँ पुलिस रिपोर्ट की, हमारी श्रीमती जी ने रिपोर्ट दर्ज की, तो उसमें कुछ नहीं हुआ। फिर